नमस्कार साथियों, मैं गौरव पवार आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी में। तो देखिएगा, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक महत्वपूर्ण घोषणा जो हमारी टीम द्वारा की गई है कि आपके लिए देखो क्या होने वाला है कि एक हम कंबाइंड बैच लेकर आ रहे हैं हमारी टीम, जिसमें आपको यूपीएसआई प्लस यूपी ट्रिपल एस सी पैट ये दोनों का ही एक कंबाइंड बैच होगा। तो इसके तहत इसमें क्या है, देखो आप जानते हो कि यूपीएसआई का भी एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक, फॉर्म लगभग कंप्लीट मतलब भर चुके हैं, डेट उसकी 15 तारीख है लास्ट। उसके बाद यूपी ट्रिपल सी पैट जो है ये इसके बारे में क्या है चीजें कि भाई कोई भी अगर आप मान के चलो जैसे लेखपाल हुआ, वीडियो हुआ, ये सब एग्जाम अगर आप देते हो तो उसके लिए क्या करना होगा आपको कि पीईटी पहले क्वालिफाई करना होगा आपको। उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, उसके तहत मतलब अप्लाई करेंगे जो वैकेंसी आएगी। तो पीईटी के बारे में अलग से खैर एक वीडियो हम लोग बनाएंगे, इसके बारे में आखिर तैयारी किस तरीके से करें और क्या करना है, ये सब चीजें देखो। तो जो हमारा ये आपका बैच होगा ये आपके लिए क्या होगा, देखो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। क्या होगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा इसके लिए। केवल पैसा केवल ये रहेगा आपसे कि आप क्या करना है कि आपको सिलेक्शन, इसके बदले आपको सिलेक्शन देना है। ठीक है, तो देखो बहुत लोगों ने पूछा, मैसेज आए, बहुत लोगों के कॉल आई कि साहब क्या इस बैच की फीस होगी, क्या तो क्या होगा इसका, क्या होगा, ये बैच आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई पैसा आपसे इसका नहीं लिया जाएगा। देखो अगर हम बात करें इस बैच की तो इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी 8 PM से लेकर और 11 PM तक। क्योंकि यूपीएसआई की तैयारी करने वाले लोग जैसे मान के चलो कि भाई कोई व्यक्ति जॉब करता है या ऑलरेडी पुलिस में कोई है, तो क्या होगा उन सबके लिए मानो कि आराम से क्या कर सकता है, वो पढ़ सकता है रात में, जो जॉब करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, या कोई प्राइवेट जॉब करता है तो वो क्या कर सकते हैं, रात में पढ़ सकते। इसलिए क्या टाइम क्या है, हम लोगों ने इसका टाइम जो है वो रात में रखा है। देखो अब उसके बाद अगर हम बात करें इस बैच की, तो ये जो आपका बैच होगा क्या होगा, देखो ये मंडे टू सैटरडे चलेगा। ठीक, और उसके बाद संडे को क्या होगा, देखो एक संडे को एक हम लोग एक टेस्ट करा करेंगे और उस टेस्ट को आपको देने के बाद उसमें आपकी क्या होगी, हाथों हाथ रैंक होगी कि आपने आखिर कितना मार्क्स गेन किया और आपकी आखिर उसमें कितनी रैंक रही, ये सब चीजें क्या होंगी, चलेंगी उसमें। अब देखो उसके अलावा एक हमारा क्या है, देखो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक अभी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो इसको। इसमें क्या होंगे आपके लिए, देखो फ्री नोट्स मिलेंगे आपको। इसमें क्या मिलेंगे, इसमें आपको फ्री नोट्स, जिस भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स जरूरत है वो उसमें क्या होंगे, सारे सारे नोट्स आपको दिए जाएंगे। देखो उसके बाद अगर हम बात करें इसमें कि आखिर कौन क्या पढ़ाने वाला है, तो देखिएगा सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की, तो मैथ पढ़ाएंगे निगम चौहान सर, जिनको अपार अनुभव है मैथ का। इनको क्या है, अपार अनुभव है। ये आपको क्या करेंगे, देखो बिल्कुल एकदम बेसिक से, मतलब मैथ आपको केवल ये नहीं कि साहब जबरदस्ती मैथ आपने पढ़ा समझ में नहीं है, तो क्या होगा, बिल्कुल बेसिक से, मतलब कि जीरो लेवल से आपका मैथ चलेगा। ठीक है, उसके बाद अगली अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी के लिए अवनीश सर पढ़ाएंगे आपको। देखो भाई हिंदी में मैं मानता हूं कि इनसे अच्छा टीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये केवल आपको क्या करते हैं, सिलेक्टेड पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि साहब पूरी की पूरी मतलब सब कुछ पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होगा। जो चीज आपकी एग्जाम से रिलेटेड होगी वही पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा पढ़ा दिया जाए आपको। ठीक है, तो उसके बाद अगली बात अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग पढ़ाएंगे आपको दीक्षु त्यागी सर। ठीक है, बहुत अच्छी रीजनिंग पढ़ाएंगे आपको, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे आपको। उसके बाद अगर हम बात करें जीएस प्लस करंट अफेयर, तो करंट अफेयर में आपको खुद कराऊंगा, क्या कराऊंगा मैं आपको, करंट अफेयर्स और जीएस, जो भी आपका जीएस वाला पोर्शन है वो सारा का सारा मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा। ठीक है, तो ये क्या रहा, बैच की घोषणा ही हमारे, बहुत ही जल्द इसका टाइमिंग सेट हो जाएगा। ठीक है, और आपका करना है जितनी क्लासें हम लोग हम पढ़ा रहे हैं उन्हीं को पहले पढ़ना है, फिर क्या होगा, लाइव बैच हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा रिव्यू जो हमने बात की। अब हम बात करते हैं अब टॉपिक की, अपने देखिएगा। तो अगला टॉपिक है मौलिक अधिकार
या जिन्हें कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स। देखो, मौलिक अधिकार का मतलब है कि हमको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। देखिएगा, अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की तो संविधान के किस भाग में है ये है भाग 2 में, सॉरी भाग 3 में है। किस भाग में है ये? भाग 3 में है। और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, ठीक है। कहीं कहीं कुछ लोग आपको बताएंगे 14 से 32 तक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, 12 से 35 तक ही दिए गए हैं। अगर हम बात करें कहां से लिए गए हैं तो आप ध्यान रखेंगे ये लिए गए हैं यूएसए के संविधान से। कहां से लिए गए हैं? देखो ये लिए गए हैं यूएसए के संविधान से। देखो, यूएसए में कहा जाता था इनको बिल ऑफ राइट्स। क्या कहते थे इनको? बिल ऑफ राइट्स कहते थे इनको, अधिकार पत्र कहा जाता था। उसके बाद अगर हम बात करें मूल अधिकार की, हमारे यहाँ पर शुरुआत किस तरीके से हुई, तो आप एक चीज ध्यान रख सकते हो इसमें कि ये संविधान सभा गठित हुई थी, संविधान सभा की परामर्श समिति बनी थी। परामर्श समिति ने क्या किया था? देखो कि एक समिति बनाई थी जिसका नाम था अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार उप समिति। अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार उप समिति बनाई थी। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जे.वी. कृपलानी। अध्यक्ष कौन थे इसके? जे.वी. कृपलानी थे। देखो, जो मूल अधिकार होते हैं ये क्या है? देखो, ये न्यायोग्य होते हैं। क्या होते हैं ये होते हैं न्यायोग्य। न्यायोग्य होते हैं मतलब कि इनको न्यायालय द्वारा लागू कराया जाता है। क्या होता है? देखो, इनको न्यायालय द्वारा लागू कराया जाता है, ठीक है। मतलब कि अगर आपके मौलिक अधिकारों को छीनता है या हनन करता है तो आप क्या कर सकते हो? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण में जा सकते हो। बात समझे आपने? हाँ, देखो, अगर हम बात करें इसके अलावा कि जो मौलिक अधिकार होते हैं इनमें क्या होता है, देखो, साधारण विधि द्वारा संशोधन नहीं होगा। क्या होगा? देखो, इनमें कि आप क्या करोगे इसमें कि साधारण विधि द्वारा संशोधन नहीं होगा। संशोधन कैसे होगा भाई? जो संशोधन होगा वो होगा संवैधानिक संशोधन 368 के तहत। कैसे होगा भाई? किस के तहत संशोधन होगा? वो होगा अनुच्छेद 368 में क्या है? संवैधानिक संशोधन है तो उसके तहत होगा। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकते हो। वो भी कब? जब इसका मूल ढांचा जो है प्रभावित ना हो। तो बात समझी क्या कहा हमने? तो मौलिक अधिकारों पर चर्चा की, इसकी रूपरेखा क्या थी वो हमने बनाई पूरी की पूरी। देखो, अब हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार कितने दिए गए हैं। उनको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर अनुच्छेद 12 और 13 क्या है, क्योंकि मौलिक अधिकार शुरुआत आपकी 14 से होती है। देखो, सबसे पहले हम बात करें अनुच्छेद 12 क्या है। देखो भाई, अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि इसमें है राज्य की परिभाषा। क्या है इसमें? राज्य की परिभाषा है। क्या है इसमें? राज्य की परिभाषा। देखो, जो राज्य की परिभाषा है ये राज्य वो वाला नहीं कि जहां उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य नहीं है। ये वाला ये जो राज्य है यहाँ जो परिभाषा है केवल ये ये भाग 3 और 4 के लिए है। केवल किसके लिए? भाग 3 और कौन से भाग के लिए है? भाग 4 के लिए है। आखिर राज्य क्या है इस पर हम चर्चा करते देखिएगा। राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं तो देखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 इसमें आता है आपका केंद्र सरकार आती है। क्या आती है इसमें? केंद्र सरकार या भारत सरकार आती है। वह संसद इसमें आती है। संसद का मतलब किससे है? देखो, संसद का मतलब होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इन 3 अंग से मिलकर संसद बनती है। पढ़ेंगे बाद में इसको हम। उसके बाद अगली बात अगर हम करें तो यहां पर आती है राज्य सरकारें। राज्य सरकार का मतलब होता है यूपी की गवर्नमेंट है, एमपी की गवर्नमेंट है, तो ये क्या होती है? जो मुख्यमंत्री बनता है वो सब आपकी क्या आती है? राज्य सरकार आती है। वह जो विधानमंडल होता है वहां का क्या होता है? विधानमंडल का मतलब होता है कि इसमें राज्यपाल और विधानसभा
अगर विधान परिषद है तो होगी, अदरवाइज नहीं है तो नहीं होगी। बात समझ में आई आपके कोई? होता देखो, अगर हम बात करें इसके अलावा राज्य के तहत क्या क्या चीजें आती हैं, तो यहाँ पर आते हैं प्राधिकारी। क्या आते हैं देखो यहाँ पर? प्राधिकारी। प्राधिकारी का मतलब होता है कि जो विधि बनाता है, आदेश जारी करता है या अधिसूचना जारी करता है। इसका मतलब क्या होता है देखो, क्या करता है? विधि बनाता है, ये क्या करता है? आदेश जारी करता है, ये क्या करता है? अधिसूचना जारी करता है। ये किसके तहत आता है? ये सब आपको क्या होता है? प्राधिकारी कहलाते हैं। मतलब कि एक शब्द में अगर मैं बात कहूं कि इसमें आते हैं आपके सरकारी कर्मचारी। क्या आते हैं इसमें? सरकारी कर्मचारी आते हैं जो विधि आदेश जैसे बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई आपके यहां तक पूरी? या उसके बाद देखो इसकी अगर हम बात करें आगे लिए, तो यहां पर आती हैं आपकी संस्थाएं। क्या आती है इसमें देखो आपकी? इसमें आती हैं स्थानीय संस्थाएं। देखो भाई, संस्थाओं से मतलब क्या है यहां पर? जैसे मैंने कहा विश्वविद्यालय होते हैं। क्या होते हैं भाई? विश्वविद्यालय होते हैं। ठीक, या उसके अलावा आपके से यूपीएससी है। यूपीएससी के बाद अलावा इसमें आपका जैसे कि मैंने कहा कि एलआईसी है, जीवन बीमा निगम। क्या है? एलआईसी है। ठीक, यूपीएससी है, जीवन बीमा निगम है। तो इस तरीके से क्या करा हमने? ये क्या है? आपकी संस्थाएं ये सब क्या होंगी? ये सब राज्य के तहत आती हैं। बात समझ में आती है आपके यहाँ तक पूरी की पूरी? देखो अब उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं, ये सब चीजें एग्जाम में पूछा था, तो एलआईसी राज्य है कि नहीं है। अब देखो एक शब्द यहां पर हम देखते हैं कि राज्य के तहत कौन कौन सी चीजें नहीं आती हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, राज्य नहीं है। देखो तो सबसे पहले राज्य में क्या होगा आपका? जो हमारा एनसीईआरटी है, ये क्वेश्चन एग्जाम आया हुआ है। इसका मतलब होता है राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद। जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, एनसीईआरटी नहीं आती इसमें। देखो उसके बाद अगर हम बात करें आगे के लिए, तो इसमें क्या होता है? देखो आपने सुना होगा जैसे सिया बोर्ड होता है, वक्फ बोर्ड आता है, वो नहीं आता है इसके तहत। उसके अलावा जो निजी महाविद्यालय होते हैं, क्या होते हैं? जो निजी महाविद्यालय होते हैं वो राज्य के तहत नहीं आते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक बैंक का नाम भी है, जैसे आईसीआईसी बैंक है। ये क्या है? ये राज्य नहीं है। देखो अब आखिर राज्य, मैंने कहा ये राज्य है, ये राज्य नहीं है, तो कौन बताता है कि साहब राज्य क्या है और राज्य क्या नहीं है? ऐसा डिसाइड कौन करता है? देखो क्या कहा मैंने आपसे कि डिसाइड कौन करता है? क्या करता है? देखो कि डिसाइड कौन करता है कि राज्य है या नहीं। डिसाइड कौन करता है? देखो संसद डिसाइड नहीं करती है, डिसाइड करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। कौन डिसाइड करता है बच्चा? सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है। बात समझी आपने यहां तक पूरी की पूरी? तो ये क्या था हमारा? अनुच्छेद 12 के बारे में हमने पढ़ा कि राज्य आखिर क्या है। तो यहाँ पर राज्य का मतलब यूपी बिहार से नहीं है, राज्य का मतलब इन सब चीजों से है आपका। तो पूरी की पूरी बात स्पष्ट हुई आपके यहाँ तक? कोई समस्या नहीं? देखो अब हम बात करते हैं इसके बाद अनुच्छेद 13 क्या कहता है। देखो हमसे देखिएगा, अब हम बात करते हैं कि आखिर अनुच्छेद 13 देखो क्या कहता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें एक शब्द में लिखूं जैसे कि न्यायिक पुनर्विलोकन। क्या कहना आपसे? न्यायिक पुनर्विलोकन कहा। देखो भाई इसका मतलब क्या है? देखो अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करती हो। क्या कहा मैंने आपसे? देखो मैंने कहा क्या होगा इसमें भाई? राज्य क्या करेगा? राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, क्या करती हो? हमारे मूल अधिकारों क्या करती हो? हनन करती हो। ठीक, अगर कोई ऐसी विधि बनी, क्या हुआ भाई? अगर ऐसी विधि बनी तो क्या होगा? अगर ऐसी विधि क्या हुई? बनी तो क्या होगा? इसका प्रभाव जो है वो क्या होगा भाई? शून्य होगा। कौन प्रभाव शून्य करेगा इसका? ये प्रभाव शून्य किया जाएगा आपका न्यायालय के द्वारा। मतलब विधि क्या होगी? मानी नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये प्रभाव शून्य वाली बात जो मैंने कही आपसे, यही कहलाता है आपका न्यायिक पुनर्विलोकन।
ये कहां से ले गया है प्रोनोन आपका, जहां से मौलिक अधिकार आए हैं वहीं से, ये मतलब कि ये भी लिया गया है आपका यूएसए के संविधान से। बात स्पष्ट हुई आपके यहां तक? कोई समस्या नहीं? पूरी पूरी बात मैंने आपको यहां समझाई। मतलब कि राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो क्या करे, हमारे मौलिक अधिकारों को छीने। अगर ऐसी विधि बनी तो क्या होगा, उसका प्रभाव शून्य होगा। शून्य कौन करेगा प्रभाव उसका? उसका प्रभाव शून्य किया जाएगा न्यायालय के द्वारा। बात स्पष्ट है यहां तक? देखो अब यहां पर जो विधि है हमारी, वो दो तरह से विधि होंगी। देखो क्या होगा, देखो भाई विधि क्या होंगी, दो तरह से विधि को हम पढ़ेंगे। नंबर एक तो होती है आपकी प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, मतलब कि इसका मतलब हुआ संविधान पूर्व की विधि, संविधान पूर्व की विधि। और नंबर दो होती है इसमें पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये होती है आपकी संविधान के बाद की विधि की, या इसे संविधानेतर विधि भी कहा जाता। देखो संविधान की पूर्व की विधि का मतलब होता है कि ऐसी विधि जो संविधान के लागू होने से पहले बनी है। कैसी विधि? इसका मतलब क्या कहा मैंने आपसे, कि मैंने कहा आपसे कि संविधान के लागू होने के ठीक पहले की विधि। क्या कहा मैंने आपसे? ये कैसी विधि है कि संविधान लागू होने के ठीक पूर्व की विधि। मतलब कि कोई अगर विधि संविधान के लागू होने से पहले बनी है और वो कैसी विधि है, जो हमारे मौलिक अधिकारों को छीनती है, तो क्या होगा उसका प्रभाव? उसका प्रभाव क्या होगा? उसका प्रभाव भी शून्य होगा। मतलब क्या कहा मैंने आपसे कि भाग 3 का उल्लंघन अगर करती है, क्या करती है वो? भाग 3 का अगर उल्लंघन तो क्या होगा उसके तहत? इसका क्या होगा भाई, इसको क्या करेंगे हम, इसका प्रभाव क्या मानेंगे? इसका प्रभाव भी हम शून्य मानेंगे। बात समझी क्या थी? जो विधि पहले बनी संविधान लागू होने से, अब यहाँ क्या है देखो संविधान के बाद की विधि। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब क्या है कि राज्य जो, मैंने ये भी कहा आपसे बात, वही यही बात यहाँ पर है कि राज्य क्या होगा, कोई ऐसी विधि नहीं बनाए जो क्या करे भाग 3 का उल्लंघन। मतलब क्या होगा, ऐसी विधि नहीं बनेगी, ऐसी विधि नहीं बनेगी। कैसी विधि नहीं बनेगी भाई? ऐसी विधि नहीं बनेगी जो क्या करे भाग 3 का उल्लंघन करे। तो बात स्पष्ट हुई यहां तक आपकी कि आगे अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया। देखो इसके अलावा यहाँ पर दो सिद्धांत हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। देखो अभी क्या है, देखो यहाँ पर दो सिद्धांत आपको पढ़ने हैं इसमें अभी। देखो भाई सबसे पहले है इसमें एक आच्छादन का सिद्धांत, और नंबर 2 है इसमें आपका पृथक्करण का सिद्धांत। देखो भाई अगर हम बात करें, आखिर इनको हम एग्जाम्पल से समझेंगे चीजों को। देखो आच्छादन का मतलब क्या है और पृथक्करण का मतलब क्या है। देखो देखिएगा, अगर हम बात करें सिद्धांत की, तो ये सिद्धांत कब आया? ये एक केस रहा जिसका नाम है भिकाजी बनाम, भिकाजी बनाम मध्य प्रदेश। इसमें देखो क्या कहा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, या सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, ये इसके बाद क्या करा सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, प्रतिपादित किया, मतलब कि बनाया इसको, ठीक है। और ये जो सिद्धांत आपका होता है वो संविधान पूर्व और संविधान के बाद की विधि दोनों पर लागू होता है। क्या होता है देखो, ये संविधान पूर्व ओब्लिक संविधानेतर दोनों पर क्या होता है, ये लागू होता है। देखो इसका मतलब क्या है, इसमें क्या कहा, देखो इसमें कहा गया कि मूल अधिकारों से असंगत विधि क्या है, जो विधि कैसी है, जो विधि क्या है आपकी मूल अधिकारों से क्या है, मूल अधिकारों से असंगत विधि क्या है भाई,
जो विधि मूल अधिकारों से असंगत है वो क्या होगी, उसका किया जाएगा आच्छादन। क्या होगा उसका, आच्छादन किया जाएगा। और आच्छादन के बाद क्या होगी विधि, वो चली जाएगी आपकी सुषुप्त अवस्था में। आचरण का मतलब होता है जैसे मान के चलो कि भाई कोई चीज मतलब आ रही है, उसको क्या करेंगे, रोक दिया वहीं पर, और रोकने के बाद क्या हुआ, वहीं पर रोक दिया गया उसको, और क्या चलेगी, सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था का मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये होता है, आपने पढ़ा होगा सुषुप्त ज्वालामुखी, यानी कि क्या है कि ये सक्रिय है, लेकिन क्या है ये, वही क्या है, जीवित तो है, लेकिन क्या है कि इनको मतलब कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। क्या कर दिया गया इनको, कुछ समय लिए कर दिया गया, इनको रोक दिया गया। मतलब विधि क्या है, विधि अभी अब खत्म नहीं हुई है, क्या हुआ, उस पर प्रभाव उसको शून्य कर दिया गया है विधि का। लेकिन क्या होगी कि जैसे ही कोई अन्य कानून बनेगा तो क्या होगा, उस विधि को हम बाद में लागू कर लेंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर आच्छादन हटा तो क्या होगा भाई, हटने के बाद क्या होगा, वो विधि क्या होगी भाई, विधि क्या होगी आपकी पुनः जीवित हो जाएगी। बात समझी आपने कि नहीं, यहां तक प्रकार मैंने आपसे, तो ये बात हुई हमारी आच्छादन वाली। मतलब कि विधि कोई अगर असंगत है तो क्या होगा, उसको हम उसको भेज देंगे सुषुप्त अवस्था में, मतलब कि विधि वो लागू नहीं होगी। और अगर बाद में अगर कोई कानून बनता है तो क्या होगी, विधि उसको बाद में उसको मतलब बना सकते हैं। अगर लगे कि आपको क्या लगता है, अगर लगता है कि साहब ये विधि क्या है, संगत है मूल अधिकारों के साथ, तो क्या करेंगे, उसको हम बाद में लागू कर सकते हैं। ये बात आपकी किसमें थी, जो हमारा आचरण का सिद्धांत था। बात समझ में आती है, पूरी क्लियर है, यहां तक कोई समस्या नहीं है आपको। देखो अब हम बात करते हैं कि आखिर पृथक्करण का सिद्धांत क्या है। देखो पृथक्करण का सिद्धांत का मतलब यह होता है कि आपने क्या किया कि चीजें अलग अलग कर दी। देखो मैंने कहा आपसे कि इसमें क्या कहा मैंने आपसे, देखो कि कोई विधि है आपकी, क्या है, विधि है आपकी, और इस विधि के मान के चलो आपके दो, मैंने कहा ये कि ये पूरी विधि है आपकी, ये क्या है भाई, पूरी की पूरी विधि है आपकी। इस विधि में क्या है, इतनी विधि क्या करती है, ये विधि तो आपकी क्या है, संगत है मूल अधिकारों के, और ये विधि क्या है आपकी असंगत है। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि जो विधि असंगत है, असंगत क्या है, इसका मतलब क्या है कि भाग 3 का उल्लंघन करती है, क्या करेंगे उस विधि को हम, उस विधि को, जो इसमें क्या होगा कि अगर जो उसका असंगत भाग है, क्या है भाई, क्या है, जो उसका असंगत भाग, क्या करेंगे उसको हम शून्य घोषित कर देंगे। देखिए पूरा का पूरा कानून घोषित क्या होगा, पूरी की पूरी विधि इसमें क्या होगी, पूरी की पूरी विधि को क्या होगा, इसमें जरूरत नहीं है आपकी प्रभावहीन करने की। इसमें क्या होगा, जो पार्ट आपका असंगत लगता है वही पार्ट क्या होगा उसका, उसी को हम क्या करेंगे प्रभावहीन या शून्य घोषित कर देंगे। बात समझ में आती है पूरी की पूरी, यहां तक कोई समस्या नहीं है आपको। कि दो सिद्धांत हमने बात की कि आच्छादन क्या होता है आपका, और पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, देखो अब हम बात करते हैं आगे के लिए, अनुच्छेद 13 हमने यहां तक पूरा किया। अब इसमें देखो एक चीज और रह जाती है आपके लिए कि आखिर क्या संविधान संशोधन जो है, क्या है, देखो जो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन क्या विधि है, क्या कहा आपसे कि जो संविधान संशोधन है वो क्या है, विधि है कि नहीं, इस पर हम लोग दोनों चर्चा करते हैं। देखिएगा इसके लिए अलग अलग बात आए। देखिएगा सबसे पहले इसमें आता है कि सकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, क्या उसमें आया, नंबर 1 आता है सकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। देखो सकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जो संविधान संशोधन है वो क्या है, विधि नहीं है। इसमें क्या कहा गया कि इसको इसमें क्या करा हमने, शामिल नहीं किया। क्या कहा कि संविधान संशोधन जो है वो क्या है, विधि नहीं है। बात समझ में आई आपके यहां तक, क्या कहा इसमें विधि नहीं माना गया इसको। ठीक है, मतलब कि इसमें संशोधन हो सकता है। अगला केस, इसके बाद अगली बात आती है, देखिएगा अगली बात है आपकी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। क्या है वो अगला केस, क्या आता है आपका, अगला केस आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। देखो
इसमें क्या कहा गया, इसमें क्या करा सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायालय ने क्या करा, अपना पलटवार कर दिया। पलटवार का मतलब क्या कहा, इसमें कहा गया कि इसमें क्या करा, इसमें क्या करा गया, शामिल किया गया, क्या होगा, इसमें शामिल किया गया। और क्या हुआ, अनुच्छेद 13 के तहत इसको विधि माना गया। क्या करा गया इसमें, अनुच्छेद 13 के तहत क्या किया हमने, अनुच्छेद 13 के तहत क्या करा हमने, इसको विधि माना। बात समझिए आपने कि नहीं यहां तक। इसमें क्या करा, उल्टा हो गया इसका, कि यहां विधि मान लिया गया। देखो अब उसके बाद क्या होता है कि भाई जो संसद है या सुप्रीम कोर्ट है, क्या होता है उस संसद को ये बात मतलब कुछ हजम नहीं होती है कि भाई ऐसा है कि नहीं। तो उसी के साथ साथ देखो क्या होता है, एक संविधान संशोधन होता है इसके बाद, जो है आपका 24वां संविधान संशोधन 1971। ठीक, इसमें क्या होता है कि एक खंड 13(4) जोड़ देते हैं। क्या किया हम लोगों ने, इसमें एक खंड जोड़ा, कौन सा, 13(4), और इसमें क्या कहा गया देखो कि संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13 से बाहर कर दिया। इसमें क्या हुआ, संविधान संशोधन क्या करा हमने, संविधान संशोधन को अनुच्छेद 13 से क्या करा हमने, बाहर कर दिया, और कहा गया कि संविधान संशोधन क्या है, ये विधि नहीं है आपकी। क्या है ये क्या होगी, विधि नहीं है, बाहर कर दिया, विधि नहीं मानेगा इसको। बात समझे आपने यहां तक। देखो अब इसी बात का समर्थन करते हुए क्या हुआ, देखो भाई इसी बात का समर्थन करते हुए होता क्या है कि एक अगला केस जो आप बहुत ही महत्वपूर्ण है, केशवानंद भारती। क्या है भाई, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973 में शायद आया था। देखो भाई अगर हम बात करें केशवानंद भारती की, तो इसमें अभी तक की क्या हुई है, सबसे बड़ी बेंच बैठी थी। क्या थी इसमें, देखो आपकी सबसे बड़ी बेंच थी, जिसमें आपके 13 जज थे। ठीक है, और इसने क्या किया, देखो इसमें क्या, इस वाले केस में कहा गया कि जो संविधान संशोधन है वो क्या है, विधि नहीं है। मतलब इस बात का इन्होंने समर्थन किया। इन्होंने क्या कहा कि इसमें क्या कहा गया कि क्या है, विधि नहीं है। और जब विधि नहीं है तो क्या होगा कि क्या कर सकते हैं इसमें हम, कि संसद जो है वो इसमें संशोधन कर सकती है। क्या कहा गया इसमें, क्या कहा गया कि संसद क्या कर सकती है, संसद मौलिक अधिकारों में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती। कब तक कर सकती है, जब तक उसका आधारभूत ढांचा प्रभावित ना हो। क्या हो इसमें भाई, एक्सप्रेशन क्या रहा इसमें कि आधारभूत ढांचा प्रभावित क्या हो, ये ढांचा प्रभावित ना हो। इस तरीके से हमने बात की संविधान संशोधन विधि है कि नहीं। तो आखिर क्या बात निकल के, निष्कर्ष निकल के आया कि संविधान संशोधन जो है वो विधि नहीं है, और संसद कर सकती है, उसमें संविधान संशोधन कर सकती है। कब तक कर सकती, क्या है उसकी मतलब निबंधन क्या है उसका निबंधन ये हो गया कि उसका जो आधारभूत ढांचा है वो क्या हो, वो आपका परिवर्तित ना हो। बात समझिए आपने यहां तक। हम लोगों ने क्या किया, यहां तक अनुच्छेद 13 को अच्छे तरीके से पढ़ा। अब हम लोग बात करते हैं आखिर मौलिक अधिकार हमारे कितने हैं और कौन कौन सी चीजें हैं, उन पर डिस्कस करते हैं हम लोग। अभी ये सब चीजें क्या है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो एग्जाम आपके आने वाले हैं उनमें क्या है कि बाद ये जो सब बाद है वो बहुत पूछे जाते हैं। अगर आप यूपीएसआई की प्रीवियस ईयर को देखें तो उसमें क्या है कि आपके बहुत सारे बात पूछे गए हैं। देखो भाई अगर हम बात करें मूल अधिकार की, देखिएगा जो मूल अधिकार थे वो क्या थे, देखो मूल संविधान में 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 6 हैं। वर्तमान में कितने हैं बच्चा, 6 हैं। वर्तमान में 6 क्यों है, तो हुआ क्या था कि एक अधिकार था आपका जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार। क्या था, संपत्ति का अधिकार था, जो किस अनुच्छेद में था आपका, 19 के 1 च में था,
और अनुच्छेद आपका 31 में था। ठीक, इसको क्या किया, देखो इसको क्या करा गया, 44वां संविधान संशोधन एक होता है जो है आपका 1978 में। ठीक, कब हुआ, 1978 में हुआ। और ये क्या करा गया, ये क्या हुआ, आपके दोनों अनुच्छेदों को क्या करा गया, इन दोनों को कर देगा निरसित, हटा देगा इनको। और संपत्ति वाला क्या हो गया, इसको 301 के तहत क्या हो गया, 301 के तहत क्या माना गया, इसको विधिक अधिकार ओब्लिक कानूनी अधिकार बताया गया इसको। तो पहले कितने थे, पहले 7 थे, अब कितने हो गए, 6 हो गए। 7वां अधिकार कौन सा हटाया गया, वो था हमारा संपत्ति का अधिकार। कब हटाया गया उसको, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या हुआ, उसको हटाया गया था। ठीक है, वर्तमान में 6 देखो। अब ये आगे 6 अधिकार कौन कौन से हैं, हम पर देखो सब पर चर्चा कर लेते हैं। देखो भाई, सबसे पहला अधिकार है आपका समानता का अधिकार। क्या है सबसे पहला, समानता का अधिकार है, यानी कि राइट टू इक्वलिटी, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। बात समझिए आता, देखो अगला जो अधिकार है आपका वो है इसमें स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम, ये अनुच्छेद 19 से कहां तक है, 22 तक है। नंबर 3 है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आपका है अनुच्छेद 23 और 24 में। किस अनुच्छेद में है, 23-24 में। देखो इसका मतलब क्या है कि राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, क्या है ये, राइट अगेंस्ट, देखो अगर हम बात करें अगले अधिकार पर, तो जो अगला अधिकार है वो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कि ये दिया गया है आपको 25 से लेकर और आपका 28 तक। क्या है इसमें, इसमें है राइट टू फ्रीडम फॉर रिलीजन। क्या देखो इसमें, राइट टू फ्रीडम फॉर रिलीजन। आगे देखो इसके बाद जो अधिकार आता है आपका वो आता है संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार। क्या है इसमें, संस्कृति तथा शिक्षा। राइट टू एजुकेशन एंड कल्चरल, क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये आपका अनुच्छेद 29 और किसमें है, 30 में है। 31 हमारा है नहीं, तो अब सबसे अंत में क्या है, देखो अगला है आपका संवैधानिक उपचार। क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो इसमें किसमें है आपका, ये है अनुच्छेद 32 में है। किस अनुच्छेद में है ये, 32 में दिया गया है। इस तरीके से क्या है हमारे, ये देखो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा अधिकार को छीनता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या है उपचार है, मतलब कि ये को अगर कोई छीनता है तो क्या करेंगे, इसमें उपचार का मतलब क्या होता है कि अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हो, जा सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा क्या होगा, 226 के तहत हाईकोर्ट में आ सकते हो आपका। इसमें क्या है 5 प्रकार की रिटें भी दी हुई है आपकी। तो इस तरीके से क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया कि मूल अधिकार आखिर कौन कौन से हैं और उनके पार्ट कौन कौन से, उन सब पर हम लोगों ने चर्चा की। देखो एक बार दोबारा समझा रहा हूं आपको, कितने मूल अधिकार थे,
संविधान में 7 थे, 7 में क्या हुआ, संपत्ति का अधिकार था, उसको क्या करा हम लोगों ने, 44वां संविधान संशोधन 1978 खत्म कर दिया गया, और वो क्या हो गया आपका एक 301 के तहत बन गया कानूनी अधिकार। बात समझे आपने यहां तक। आखिर किस किस अनुच्छेद में संपत्ति अधिकार दिया हुआ था, तो वो था आपका 19(1)(6) और 19(31). ठीक है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं आपके वो है आपके 6 प्रकार के। नंबर 1 समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया हुआ है। नंबर 2 है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 22 तक है आपका। और अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 में दिया हुआ है। उसके बाद अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 में दिया हुआ है। और उसके बाद आपका है संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 और 30 में दिया हुआ है आपका। और लास्ट में क्या है देखो, संवैधानिक उपचार, मतलब कि अगर हमारे अधिकार को छीनता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है साथियों, कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर समानता का अधिकार क्या है, कि इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, तो जय हिंद साथियों।